69 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, राइट? लेकिन इसके इंपॉर्टेंट होने के पीछे का जो भी कारण या अर्जुन है, आज हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि 1969 में आखिर ऐसा क्या खास हुआ था। वेल 1969 में ह्यूमंस पहली बार मून पर उतरे। सबसे पहले कौन उतरा? जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद वो मैटर ही नहीं करता। ओके, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला स्टेप लिया और बोला It's one small step for man, one giant leap for mankind. और उस मोमेंट ने दुनिया को प्रूव कर दिया कि हम इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं। आई मीन इट वॉज सच अ बिग थिंग, राइट, इन 1969। और फिर ह्यूमंस दोबारा मून पे गए, वापस मून पे गए, ऐसे लगभग 6 बार गए और फिर जाना बंद। सोचने वाली बात है कि हम 1969 में मून पर जा सकते थे, तो 2026 में आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और इसी गैप ने एक और चीज़ को क्रिएट किया, और वो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। आपने देखी होंगी फेक मून लैंडिंग, फ्लैट अर्थ, ऐसी बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई है। लेकिन दैट्स नॉट ट्रू। कुछ लोग कहते हैं कि मून लैंडिंग फेक थी, फ्लैग हिल रहा था, स्टार्स दिख रहे थे, शैडोज अलग डायरेक्शन में थी। लेकिन जब आप फिजिक्स को समझते हो तो सब क्लियर हो जाता है। फ्लैग हिल रहा था क्योंकि उसमें हॉरिजॉन्टल रॉड थी, और वैक्यूम में कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता है, मूवमेंट रुकने में टाइम लगता है। स्टार्स नहीं दिख रहे थे क्योंकि कैमरा एक्सपोजर सरफेस लेवल के लिए सेट था, स्टार्स के लिए नहीं। और शैडोज, मून के सरफेस अनइवन है, इसलिए एंगल्स अलग लगते हैं। सच सिंपल है कि हम मून पर गए थे, बट प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम वापस नहीं जा सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम वापस जाना ही नहीं चाहते थे। तो 1960s में आखिर ऐसा क्या हो गया जो हम मून पर गए? कोल्ड वॉर। जी हाँ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर। ये वॉर एक नॉर्मल वॉर नहीं थी, एक कंप्लीट पावर डोमिनेंस दिखाने वाली बात थी, नॉट जस्ट अपने ओपोनेंट कंट्री को, लेकिन पूरी दुनिया को। ये मून मिशन एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अमेरिका ने डिसाइड किया कि हम मून पर पहुंच के दिखाएंगे कि हम आगे हैं, एंड दे डिड दैट। उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, एक्सट्रीम ह्यूमन लाइफ का रिस्क लिया, और बहुत ही रैपिड डेवलपमेंट किया। नासा के एम्प्लॉयज़ दिन भर काम किए। अपोलो मिशन का गोल सिंपल था कि वहाँ पे जाना, लैंड करना, यूएसए का फ्लैग लगाना और वापस आ जाना। और ये फ्लैग ही वो पावर डोमिनेंस दिखाता है। और जब वो गोल अचीव हो गया तो इंटरेस्ट खत्म, नासा का बजट गिर गया, पब्लिक इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया और ह्यूमंस ने मून पर जाना बंद कर दिया। लेकिन अब स्टोरी वापस शुरू हो रही है। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम, आर्टेमिस 1 ऑलरेडी हो चुका है, वो एक अनक्रूड टेस्ट था। और फिर आर्टेमिस 2 जो कि जस्ट अभी टेस्ट हुआ है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, वो एक मून के अराउंड 10 दिन का काफ़ी लार्ज ऑर्बिट घूमकर वापस अर्थ पर आ चुके हैं। लेकिन उन्होंने भी मून पर लैंड नहीं किया है। ये एक फुल सिस्टम टेस्ट था जिसमें ओरायन स्पेसक्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, डीप स्पेस रेडिएशन एक्सपोजर और नेविगेशन फार बियॉन्ड अर्थ जैसे चीज़ों को टेस्ट किया है। बेसिकली टेस्ट किया है कि क्या ह्यूमन सेफली सर्वाइव कर सकते हैं जर्नी या नहीं। क्योंकि अगेन अब वो 1960s वाला टाइम नहीं रहा जब कोल्ड वॉर थी, जब वो लाइफ का इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे। अब वो ऐसा नहीं कर सकते। और क्योंकि 50 साल में टेक्नोलॉजी बदली है, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स भी काफ़ी चेंज हुए हैं। फिर होने वाला है आर्टेमिस 3, यहाँ एक्चुअल लैंडिंग होगी। लेकिन इस बार गोल सिर्फ मून पर उतरना नहीं है, वो लोग उतरने वाले हैं मून के साउथ पोल पे। क्यों? क्योंकि वहाँ परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स में वाटर आइस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और वाटर इक्वल्स टू ड्रिंकिंग, ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल। मतलब ये मून सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रिसोर्स बनने वाला है, इफ़ ऐसा हुआ तो। और इसलिए आर्टेमिस का रियल गोल है लॉन्ग टर्म प्रेजेंस बनाना, एक प्रॉपर लूनार बेस बनाना और फ्यूचर मार्स मिशन को मून के थ्रू सपोर्ट करना। ये अपोलो ऐसा मिशन बिल्कुल नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने का प्लान है। और अब व्हाट अबाउट इंडिया? इंडिया ने चंद्रयान 1 में वाटर डिस्कवर किया मून पे, चंद्रयान 2 में अटेम्प्ट किया लैंडिंग, और चंद्रयान 3 में सक्सेसफुली लैंड कर लिया साउथ पोल के पास। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट रीजन। लेकिन ह्यूमंस, इंडिया ने अभी तक एक भी एस्ट्रोनॉट इंडिपेंडेंटली स्पेस पे नहीं भेजा है, बट दैट्स नो इशू। गगनयान मिशन आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ अर्थ ऑर्बिट है। और मून, इंडिया का ऑफिशियल टारगेट है 2040, ये इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कंफर्म किया था। लेकिन ये सिर्फ एक एस्टिमेशन है, ये पहले भी हो सकता है और मेरे ख्याल से थोड़ा लेट ही होगा। बट सोचो 2040, जब नासा ऑलरेडी ह्यूमंस को स्पेस में भेज रहा है, इंडिया अभी सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है उस स्टेज की। तो क्या इंडिया पीछे है? नहीं, इंडिया एक कंप्लीट अलग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है। नासा के पास जो मेन चीज़ है वो है उनका बजट, जो कि इंडिया के इसरो के बजट से बहुत ज़्यादा आगे है। एंड एक और चीज़, उनके पास इन टाइप के मिशंस का पास एक्सपीरियंस है, जो कि अब इसरो के पास नहीं है। तो इसरो डायरेक्ट इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता है।
बट आई थिंक इसरो अपने कम बजट के साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काफ़ी रिस्क कंट्रोल करते हुए लेस एक्सपीरियंस के साथ बहुत सही स्टेप्स फॉलो कर रहा है, और आई थिंक वो एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स है। जैसे सबसे पहले हमने रोबोट्स भेजे, फिर हम लोग ऑर्बिट मिशंस कर रहे हैं, फिर हम ह्यूमंस को स्पेस में इंडिपेंडेंटली भी भेजेंगे, और फिर हम मून पर जाएंगे। इंडिया अभी ये रेस नहीं जीत रहा है, इनफैक्ट इंडिया अभी इस रेस में है ही नहीं, और लॉजिकली इसरो के पास अभी और कोई ऑप्शन है भी नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि इस बार जो मून पर जा रहे हैं आर्टेमिस 3 मिशन के थ्रू, ये टोटली डिफरेंट टाइप ऑफ मून मिशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ वो मून पर रुकने जा रहे हैं। वो लोग एक परमानेंट बेस सेटअप करने जा रहे हैं, एंड जो कंट्री सबसे पहले सेटअप करेगी, आई एम श्योर दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स बाकी प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए। आपको क्या लगता है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि इंडिया को, इसरो को क्या करना चाहिए। क्या ये मिशन और जल्दी करना चाहिए या और लेट करना चाहिए, वो क्या बेटर कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब कर दो। तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, और बताओ मुझे आगे किन टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हो। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।